सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान नाजरीन आपको वेलकम कहती हूँ। क्या वाकई पीडीएम टाइट फिश हो चुकी है? क्या वाकई ये 11 जमातों का मजमुआ नहीं बल्कि 2.5 जमात का मजमुआ है? ये मैं नहीं कह रही, ऐसा कहना वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का। वो कहते हैं ये टाइट फिश हो चुकी है पीडीएम, इसमें अब कुछ नहीं बचा। ये आधी है JUIF की और एक है नून लीग ऑफ पीपल्स पार्टी की, उसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। उन्होंने कहा मुझसे पैसे ले लें, लेकिन बात यह है कि बार बार आखिर क्यों आके वजाहत देनी पड़ती है, कभी नून लीग को कभी पीपल्स पार्टी को, कि हमारे दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं। आज बड़ा अहम राब्ता हुआ आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान, और ये कहा गया, आसिफ अली जरदारी ने ये कहा कि इन बच्चों को समझाएं, इन बच्चों की बेवकूफ़ियों की वजह से, बचपने की वजह से पीडीएम को नुकसान पहुंच रहा है। और जाहिर है अब जो हालिया बयानात आए, मायूसी तो उससे हुई, लेकिन आगे का मुस्तकबिल क्या है पीडीएम का? और अगर मरीम नवाज की बात करें, उनका क्या सियासी मुस्तकबिल है? 26 को जो उनकी पेशी थी उसमें उन्होंने कबूल जमानत भी ले ली है। नून लीग वाले हैरान हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ऐसा कुछ तय नहीं हुआ था कि वो हिफाजती जमानत लेंगी, लेकिन अब ऐसा उन्होंने कर लिया है। अब उनको नैब गिरफ्तार नहीं कर सकता। कारकुनान भी खासे मायूस हुए हैं, इस पर उन पर तनकीद भी की जा रही है। ये तमाम तर मामलात हैं, टेलीफोनिक राब्ते अगर हो भी रहे हैं तो क्या मामलात अपसेट हो सकते हैं? ये है आज का सवाल। और पीडीएम क्या वाकई टफ टाइम देने की हुकूमत को पोजीशन में है? इसी पर बात कर मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं कराची स्टूडियोज में। सीनियर सहाफ़ी तजियाकार नज़ीर लगारी साहब मुझे ज्वाइन करें। लगारी साहब आपका बहुत शुक्रिया। सिद्दीकुल फारूक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ हैं। सिद्दीक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नदीम कुरैशी साहब। नदीम साहब आपका भी शुक्रिया। ज़रा गुफ्तगू आगाज़ में सिद्दीक साहब से करना चाहूँगी। सिद्दीकुल फारूक साहब, ज़ाहिर है बार बार आके वजाहत देनी पड़ती है, ये कहना पड़ता है कभी आपको कभी पीपी को कि कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, हम सब एक पेज पर हैं। नजरियाती इख्तलाफ हो सकता है, पार्टी का अपना मौक़िफ़ हो सकता है, लेकिन हम सब एक प्लेटफॉर्म के नीचे हैं। लेकिन जो हुकूमत को कहने का मौका मिल रहा है कि ये पीडीएम टाइट फिश हो चुकी है, तो क्या आप लोग अपने मामलात, अपने इख्तलाफात दूर कर चुके हैं या आगे जाके कर लेंगे? क्या मुस्तकबिल है पीडीएम का? पीपल्स पार्टी मान गई है आप लोगों की, उनके तहफ़्फ़ुज़ात, आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया समैया रिजवान साहिबा। सीधी बात यह है कि अगर 4 अप्रैल को एक ख़ास बयान ना आता, उसके बाद एक ट्वीट जो ज़ाहिर है वो बिलावल साहब की तरफ डायरेक्टेड नहीं था, उसके जवाब में बिलावल साहब ने भी जो कुछ कहा, ये ना होता तो पिंडी से तोता फाल निकालने वाले को ये बातें करने का मौका ना मिलता। ये पीडीएम के अंदर से ऐसी बात हुई जिसकी वजह से लोग भी और भी सवाल कर रहे हैं। मैंने शायद आपके प्रोग्राम में भी पहले भी कहा था, कुछ और प्रोग्रामों में भी कहा कि जहां 10 पार्टियां थी, 10 पार्टियां अब तक हैं, जहां 10 पार्टियां पीडीएम की ताकत है, वहां ये 10 पार्टियां पीडीएम की कमज़ोरी भी है, क्योंकि 10 दिमाग हैं, 10 पार्टियां हैं। उसमें जब कभी इख्तिलाफ राय होता है तो फिर कुछ बातें होती हैं। ये इस दफ़ा बातें ज़रा ओपन हो गई, नहीं होनी चाहिए, और इसकी जिम्मेदारी हमारे अपने ऊपर आती है। बाकी रह गए तोता फाल निकालने वाले, वो बड़ी पेशगोइयाँ करते रहते हैं, इंशाल्लाह ये भी नाकाम होगी। आज अभी आपने खुद ही अपने इंट्रो में आसिफ अली जरदारी साहब की बात जो है वो रिकॉर्ड पर रखी है, जो उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब को कही कि बच्चों को समझाएं। तो मैं ये कहूंगा कि बच्चे बड़े सब समझे। मौलाना साहब ने कहा है, मौलाना साहब ने कहा है, सर तस्दीक कर लें, मौलाना साहब ने कहा है। एक फोन उन्होंने जरदारी साहब को किया है और एक फोन उन्होंने मियां साहब को किया है। उन्होंने दोनों से कहा है कि इन बच्चों को समझाएं, बचपना छोड़ दें। मैं इस बात को थोड़ा सा 2-3 जुमले और कि ठीक है, मैं एक बात शुरू से कहता चला आया हूँ हमेशा हर एक पार्टी के लिए कि देखें, हमें अखलाकियात को, जैसे डिसेंसी कह लें, उसे किसी सूरत में, चाहे हम अपोजिशन अपोज कर रहे हों, चाहे कुछ भी हो, नहीं छोड़ना चाहिए। हमें बाअखलाक और बामुरव्वत होना चाहिए। बाकी मैं समझता हूँ कि ये मामला जो है, जो इस वक्त सामने आया है, ये हल हो जाएगा इंशाल्लाह। चलें ठीक है, वो हल तभी होगा जब आपका
ये मौक़िफ़ है कि भाई ज़ाहिर है हमारा ही होना चाहिए अपोजिशन लीडर सेनेट में, लेकिन पीपी जो है वो अपनी इस बात से मुकर गई है, हालांकि ये तय हुआ था। अब ये मामला हल होता है, एक दूसरे के खिलाफ इख्तलाफी बयानात नहीं आते, तो फिर ऐसा हम कह सकते हैं और ऐसा हो भी सकता है। फ़िलहाल ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। लगारी साहब, बहुत सिंपल सवाल है मेरा, क्या मुस्तकबिल क्या है पीडीएम का? पीडीएम मुख्तलिफ़ुल ख़याल जमातों और मुख्तलिफ नज़रियात रखने वाली जमातों का एक इत्तेहाद है, और जो एक कॉमन पॉइंट पर है कि हम एक ऐसा इंतखाबी एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें इलेक्शन चोरी ना हो सकें, इलेक्शन में धांधली ना हो सके, और इसके अलावा शायद उनका टारगेट ये भी है कि मौजूदा हुकूमत को किसी भी सूरत में ख़त्म किया जाए। अब इसको अचीव कैसे किया जाता है, इसको अचीव कैसे किया जाता है मुझे नहीं है उसका अंदाज़ा। मुख्तलिफ राय लोग थे, इसलिए मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज सामने आई कि भाई ये जलसे होने चाहिए, जुलूस होने चाहिए, और शहरों में मुजाहरे होने चाहिए, और शटर डाउन होना चाहिए, हड़ताल होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें नहीं हुई, और लेकिन ये कि एक बड़ा मामला कर दिया गया कि जी लॉन्ग मार्च होना चाहिए, इस पर भी ठीक था। लेकिन फिर एक चीज़ आ गई कि जी अच्छा ऐसा करते हैं कि इस्तीफ़े भी दे देते हैं पार्लियामेंट के से, और पार्लियामेंट से इस्तीफ़े भी दिए जा रहे हैं, और पार्लियामेंट के इलेक्शन भी लड़े जाते रहे, पहले भी लड़ा गया, और अब भी कई हलकों पर इंतखाबात हो रहे हैं। डस्का का इंतखाब है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट पूरे हलके का देती है या वो जुज़वी देती है कि यहाँ पर इलेक्शन होना चाहिए, उन 23, 24, 25 जहाँ भी जितने भी पोलिंग स्टेशंस में मामले गड़बड़ हुए थे। देखिए ना लगारी साहब, सारी बातों की एक बात, पहल तो पीपल्स पार्टी ने की ना। पीपल्स पार्टी पीडीएम में जो सब कुछ तय हुआ था उससे पीछे हट गई। नहीं, मैं नहीं समझा हूँ आपकी बात। भाई यही तय हुआ था ना कि भाई इस्तीफे भी दिए जाएंगे, यही तय हुआ था कि अगर चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार देने के लिए उन्होंने तो कहा का होगा अपोजिशन लीडर सेनेट का। जी, उन्होंने ये कहा कि इस्तीफे जो हैं ये एटम बम के तौर पर इस्तेमाल होंगे, और सियासत में एटम बम ये होता है कि जनाब जब आपके पास एक ऐसा पॉइंट आता है, जब आपको पता चलता है, जब आप शो करते हैं कि मेरे पास ये है, मेरे पास इक्का है, तो उसके बाद सारे खेल रख दिए जाते हैं कि जी छोड़ दें अब, चूँकि ये है तरीक़ाकार। अगर ये इक्के की तरफ चले जाते हैं तो आप फेंक जाते हैं, और इक्का पिट गया, फ़र्ज़ करें दुक्की ने एक इक्के को पीट दिया और अब सारा खेल ख़त्म हो गया, तो फिर क्या होगा? उसके बाद अपोजिशन कहाँ जाकर बैठेगी? और अभी तो ये लीडर ऑफ अपोजिशन का मामला जो है वो गया ही नहीं है, और जब जाएगा तो देखा जाएगा कि कौन बनाता है। इस पर भी इनकी आपस में बातचीत हो जाएगी, इस पर भी सुलह कर लेंगे। और पीपल्स पार्टी को शायद ज़्यादा इख्तलाफ इसलिए हुआ कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद जो उनका केस चल रहा था, जो मुल्ज़मान के जो मुजरिम थे, जो जिन लोगों ने कत्ल किया था, उन लोगों के वकील के तौर पर जो आए थे, वो नाम पर एतराज़ ज़्यादा हुआ था कि कोई और उम्मीदवार होता, नून लीग किसी और को उम्मीदवार नामजद करे, ठीक है, तो शायद उसके ऊपर वो बैठकर बात करते। मेरा ख्याल है अब भी ये बात कर लेंगे, आगे निकल जाएंगे। वक्त नहीं गुजरा, आप कह रहे हैं अभी भी राब्ता हो सकता है, बातचीत हो सकती है, पॉइंट टेकन। अच्छा नदीम कुरैशी साहब, चलें अभी तो आप लोग बड़े खुश हैं, खुशियां भी मना रहे हैं, और हर वजीर आके जो है वो उस पर बयानात भी देता है, लेकिन असल मसला है आप लोगों का गवर्नेंस का, असल मामला है बेरोजगारी, महंगाई का। उस तरफ खैर अभी तक तवज्जो नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये कि 26 को पंजाब हुकूमत क्या करने जा रही है? ज़ाहिर है ये एक रैली की सूरत में होंगे, नून लीग भी होगी, JUI भी होगी, पीपल्स पार्टी से भी ताउन मांग लिया है। पंजाब हुकूमत क्या सोच रही है, किस तरह टेकअप करना है सारे मामले को? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, पंजाब हुकूमत ने वही करना है जो पाकिस्तान का कानून और आइन कहता है। अब आपके सामने सूरत हाल है, कोविड की वजह से जो सूरत हाल पूरे मुल्क में क्रिएट हुई है, तमाम तालीमी इदारों को बंद किया गया, तमाम पॉलिटिकल गैदरिंग्स को बंद किया गया। पंजाब में 72 साल में पहली बार पंजाब कल्चर डे के हवाले से पंजाब गवर्नमेंट की बहुत तैयारियां थी, जो 14 मार्च को होना था, बड़ी अरेंजमेंट्स की हुई थी, डिविजनल हेडक्वार्टर्स में भी, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में भी, वो तमाम प्रोग्राम मंसूख किए गए। मैं समझता हूँ अपोजिशन के दोस्तों को वो हमारी किसी अपील पर उन्होंने काम तो नहीं धरने, लेकिन फिर भी मैं बतौर पाकिस्तान के एक शहरी के, बतौर एक रुकने असम्बली के, इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पॉलिटिक्स लोगों की जान से ज्यादा, और इनकी पॉलिटिक्स लोगों की जान से ज्यादा अहम नहीं है। इसके साथ साथ मैं एक चीज करूं, अभी लगारी साहब ने फरमाया कि जी ये पीडीएम उन लोगों का इज्तिमा है जो चाहते हैं कि इंतखाबात चोरी ना हो। मैं बसत एहतराम लगारी साहब से अर्ज करूंगा, 85 से लेकर अब तक 9 इंतखाबात हुए, 8 इंतखाबात के बेनिफिशरी
यही पीडीएम के लोग थे जो मुख्तलिफ सूरतों में कभी इक़्तिदार में, कभी इक़्तिदार से बाहर। हाँ, होता ये रहा, जो इक़्तिदार में रहा वो चोरी खाने वालों में शुमार होता रहा, जो इक़्तिदार से बाहर रहा उसने चोरी का इल्जाम लगा दिया। तो ये बिल्ली चूहे का खेल इन्होंने ये इजाद किया। अभी भी यही हो रहा है, अभी भी यही हो रहा है नदीम कुरैशी साहब, अभी भी चोरी खाई जा रही है और चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है। पहली बार ऐसा हुआ, थर्ड पार्टी पाकिस्तान में मर्ज हुई, जिसने प्रोविंशियल में भी गवर्नमेंट्स बनाई, फेडरल में भी और ऐवान बाला में भी अक्सरियत हासिल की। पीडीएम के इत्तेहाद में जो चीज कदर मुश्तरक थी वो थी इनके ऊपर वो करप्शन के चार्जेस, इनकी लीडरशिप पे जो इन्होंने अपने अदवार में, उनके करप्शन के चार्जेस एक तरफ, लेकिन आपकी कारकर्दगी पर क्या बात करें। अभी आपको 2.5-3 साल हो गए हैं, आप लोगों ने कौन सा रोजगार दिया, कौन सी महंगाई कम कर दी? सर आप अपना तो बताएं ना, आपने क्या किया? देखिए भैया, मैं कर्ज करूं आपको, पाकिस्तान के कानून ने और आइन ने ये इख्तियार पाकिस्तान की अवाम को दिया कि वो बजरिया वोट इस बात का तयन करेंगे। सर वो तो हो गया ना, अब क्या करें? अवाम रोएं पीटें, क्या करें? बाहर निकल जाएं सड़कों पर। आपको मैं कर्ज कर दूं, आप भी अवाम का हिस्सा है, मैं भी अवाम का हिस्सा हूं, हमको माफूकुल फितरत लोग नहीं है, हम भी इसी मुआशरे में हिस्सा। लेकिन सवाल मुझसे नहीं होगा, सवाल आपसे होगा। आप हुकूमत वक्त है सर, मेरा काम है सवाल करना। अगर मैं जान के मान पाऊं तो मुझे एक लम्हा दीजिएगा। देखिए, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो आम आदमी तक पहुंच रही है। यहाँ एक ऐसा माहौल बेचारगी का क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, जाहिर है हमने भी उसका जवाब देना है। लेकिन मैं समझता हूँ आज पाकिस्तान जहां है, माजी में कभी भी ये सूरत नहीं थी। आप किसी एक चीज पर प्रोग्राम कर ले, महंगाई एक मकबूल नारा अपोजिशन के पास है, कर ले हम सर रोजाना महंगाई बात करते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स लेके बैठते हैं, आपको इन्फ्लेशन रेट बताते हैं, आपको सब कुछ बताते हैं, फिर भी आपका जवाब ये होता है कि पिछली हुकूमतों की वजह से हम यहाँ पहुंचे। आप मेरी रहनुमाई फरमाएं, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप बताएंगी कि पाकिस्तान के फला इलाके में पेट्रोलियम के ज़खायर दस्तयाब हो गए हैं। आप मुझे फरमाएंगे कि पाकिस्तान में एडिबल ऑयल निकल आया है। आप मुझे बताएंगे मेरी रहनुमाई करेंगी। देखिए हमने देखना ये है कि मसाइल किस तरह से है और उनके हल आप मुझे बताएं जो वसाइल आपके पास हैं, क्या आपने उन वसाइल का अब तक इस्तेमाल किया? क्या जब दुनिया भर में माइनस नेगेटिव में पेट्रोल की कीमतें थी, क्या उस वक्त हुकूमत वक्त ने फायदा उठाया? क्या उस वक्त हमारे पास जीरो रेट में, क्या सिफर में यहाँ पर पेट्रोल बिक रहा था? उस वक्त भी पूरी दुनिया में नेगेटिव पे था, लेकिन हमारे पास महंगा था। आज भी यही हाल है, 15 रोज बाद पेट्रोल की कीमतें रिवाइज होती हैं, बढ़ाई जाती, कभी गैस की, कभी पेट्रोल की, कभी डीजल की, और उससे असर पड़ता है दीगर अशिया पर। आप मुझे बता दीजिए सर, आप मेरी रहनुमाई फरमा दीजिए, मैं तो हुकूमत में नहीं हूं, मुझे थोड़ी चलाना है मुल्क, चलाना तो आपको है। आप मुझे बताएं क्या इस तरह चलता है मुल्क? देखिए, अब आपने मेरी जितना तवील सवाल किया, मुझे जवाब देने का मौका दीजिएगा। गवर्नमेंट्स के हवाले से इश्यूज उस वक्त होते हैं जब हुकूमत वक्त अवाम उन्नास की तकलीफ से बाखबर ना हो। यहाँ जितने पैरामीटर, जितने इंडिकेटर्स फेडरल गवर्नमेंट ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट से लिए, वो सब अवाम उन्नास की बेहतरी के लिए लिए है। आज भी इंटरनेशनल प्राइस के मुताबिक पाकिस्तान में पेट्रोलियम की मसनूआत साउथ पंजाब में सबसे कम है। अच्छा। पाकिस्तान में पेट्रोल का डीजल देखें, अब हमने उन चीजों को टेकअप तो नहीं कर सकते जो चीजें पाकिस्तान में होती नहीं है। पाकिस्तान में 10 बिलियन का एनुअल पेट्रोलियम मसनूआत यहाँ पे इंपोर्ट होती हैं। एडिबल ऑयल अरबों रुपए का यहाँ इंपोर्ट होता है। यहाँ कौन सी हमने यहाँ ऑयल रिफाइनरीज लगाई हैं? सही बात है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आपका कसूर ही नहीं है सिद्दीकुल फारूक साहब, सारा कसूर ही आप लोगों का है। या आप लोगों ने इतने साल हुकूमत करी ना, ये आपका कसूर है, आपने कुछ नहीं करके दिया। मैं अर्ज करता हूँ, महंगाई नहीं है, गलत बात है नदीम कुरैशी साहब, महंगाई है ही। क्या करें? पहली बात यह है कि ये कहते हैं जी वोट अवाम देते हैं, मैं भी कहता हूँ वोट अवाम देते हैं, लेकिन भाई आपने 100 दिन के बाद कहा था इनकलाब लाएंगे। फिर जब लोगों ने शुरू किया, तजिया निगारों ने, एंकर पर्सन्स ने, कॉलम निगारों ने, फिर कहने नहीं 6 महीने दे दें, ये इमरान खान ने कहा। सही है। फिर जब 6 महीने पाए कहने नहीं 1 साल दे दें। अब 1 साल पौने 3 साल हो गए हैं यार। वेल बिगन हाफ डन होता है, कोई अच्छी इब्तिदा की होती। आप ही ने कहा था, मैंने नहीं, आपको इमरान खान को कहा था कि IMF से कर्जा लेना पड़ा तो मैं जनाब अपनी खुदकुशी कर लूँगा, मैंने नहीं कहा था। कहते हैं नदीम कुरैशी साहब कि हम माफौकुल फितरत नहीं हैं, बिल्कुल, लेकिन दावे तो आपने माफौकुल फितरत लोगों जैसे किए कि जैसे आपके हाथ में जादू का चिराग आ गया है या आ जाएगा तो आप पाकिस्तान को जनाब पता नहीं क्या बना देंगे। ये आपने लोगों की उम्मीदें लोगों को दी, 50 लाख घर बनाना, 1 करोड़ रोजगार देना, तो उस हिसाब से पौने 3 साल में तो 30 लाख घर बन चुके होने चाहिए थे। उस हिसाब से
करोड़ लोगों को रोजगार नहीं तो आप कम से कम 60 लाख लोगों को रोजगार, अब तो 1.5 करोड़ और बेरोजगार हो गए हैं। जीडीपी 5.8 आपने इनहेरिट की और इस वक्त माइनस में चली गई है। भाई ये वो चीजें हैं, अगर आप इनको झुटलाएंगे अवाम आपको गिरबान से पकड़ लेगी। ये हो गई तनकीद, एक ऑपोजिशन की एक हुकूमत पर बिल्कुल सही तनकीद, और आपने उनकी सारी चीजें गिनवा भी दी। अब सिद्दीक साहब आप मुझे बताएं, आप है ना ऑपोजिशन, आपने इनको इतना टफ टाइम देना था, वो जो कि आप दे नहीं सके। ये पीडीएम बनी ही इसीलिए थी कि इस हुकूमत को बताए कि इनकी क्या गलतियां हैं और उनको इतना प्रेशराइज करे कि ये मजबूर हो जाएं इस महंगाई को कम करने में, इस लोगों को बेरोजगारी से निकालने में, लेकिन आप लोग भी वो प्रेशर नहीं बिल्डअप कर सके। अब किसका कसूर है? देखिए मैं जवाब देता हूँ। पहले तो अपोजिशन ने ताउन की पेशकश की, क्योंकि हमें अवाम के मसाइल का हल चाहिए था। अगर हम अवाम दोस्त हैं थे और अल्हम्दुलिल्लाह हैं, तो चाहे वो तहरीक लब्बैक का धरना था उसमें साथ दिया, समेत अपना बिलावल भुट्टो जरदारी के और समेत शहबाज शरीफ के, बिलावल साहब ने तो ये नारा भी लगाया कि कदम बढ़ाओ अपना इमरान खान हम तुम्हारे साथ हैं। शहबाज शरीफ साहब ने इनको हर मामले में समेत इकानमी के कि आइए इकानमी का चार्टर कर लेते हैं, ये पेशकशें की। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता मामलात दूसरी तरफ जाने शुरू हुए तो फिर हमें समझ आई कि नहीं, इन्हें कुछ आता भी नहीं है, ये ताउन भी नहीं चाहते, ये सीखना भी नहीं चाहते। यहाँ तक ठीक हो गया, हम सिखाने के लिए तैयार थे। सही है। अब हो गया, अब सूरत हाल ये है कि हमने टफ टाइम देने के लिए जलसे भी किए, ऐलान भी किया और हमारा प्रोग्राम और हमने लॉन्ग मार्च मुलतवी भी किया। सिद्दीक साहब देखिए ना, मैं अर्ज कर रहा हूँ, ठीक है ना, मुलतवी हो गया। अब ये मैं कहूँ कि नहीं जी मुलतवी हुआ और हमारे अपने अंदर के मामलात की वजह से हुआ, मैं ये कहूँ नहीं पीटीआई ने, जैसे वो करते हैं पीटीआई की वजह से, नहीं हमारे अपने अंदर ये मामला है, ये हो जाएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन दूसरी बात मैं जो कहता हूँ बार बार, देखिए हम कोई मुसल्ला जिद्दोजहद नहीं कर रहे, हम कोई दहशत गर्द नहीं है कि बम फोड़ने शुरू कर दें और पीटीआई के लोगों को खुदा ना खास्ता मारना शुरू कर दें। ये तो अपोजिशन करती भी नहीं है ना। हाँ। जमहूरी जिद्दोजहद में कभी 2 कदम आगे बढ़, कभी 1 कदम पीछे भी हटना पड़ता है। हम इंशाल्लाह जमहूरी जिद्दोजहद जारी रखेंगे और आप देखेंगी कि इंशाल्लाह इसी 2021 के अंदर ही आपको नताइज मिलेंगे। 2021 में ही मिलेंगे इंशाल्लाह, 2021 में नताइज मिलेंगे। 2021 में क्या नताइज मिलेंगे? इंशाल्लाह 2021 में अभी है ना अपना 10 महीने, 9.5 महीने। सर 5 महीने में तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी 11.5 महीने में क्या होगा? हो जाएगा इंशाल्लाह, हो जाएगा। चले ठीक है, आप बड़े मुतमईन हैं, मैं भी मुतमईन हो जाती हूँ। लगारी साहब, ना हुकूमत मुतमईन कर सकी आवाम को, ना अपोजिशन। कभी आवाम देखते हैं हुकूमत की तरफ कि चलो भाई इनको वोट दिया तो शायद ये कुछ करेंगे, फिर देखते हैं अपोजिशन की तरफ, चलो ये अपोजिशन है, इनको टफ टाइम देगी, शायद हमें कुछ मिल जाए, हमें रिलीफ मिल जाए, लेकिन दोनों तरफ से मायूसी का ही सामना करना पड़ता है। मुझे सिर्फ ये एक बात समझनी है, वो अपोजिशन की कोई भी पार्टी समझा दे कि जब जलसे हो चुके थे और जब एहतजाज की कई शक्लें सामने आ चुकी थीं, और ये नहीं है हम पीटीआई के इस मौक़िफ़ की भी हिमायत नहीं करते हैं कि जलसे कामयाब नहीं हुए, जलसे कामयाब थे, लोगों का एहतजाज भी था, लोगों का हुकूमत की गवर्नेंस से गुस्से और नाराज़गी का इजहार भी किया गया था। इस मरहले में जब आपने ये तय किया था कि हम वापस जाते हैं और हम इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं और हम इस लड़ाई को जो है ऐवान में ले जाते हैं और तारीख अदम एतमाद की तरफ भी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अचानक अपोजिशन में ये कौन सी बात पैदा हुई कि उन्होंने एक वो चीज़ नत्थी कर दी जिसको आखिरी ऑप्शन के तौर पर रखा गया था कि जी इस्तीफ़े दे दें, उसके बाद चलते हैं। और साथ ही इलेक्शन लड़ने की हिकमत अमली भी थी। इधर से जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब तशरीफ़ ले गए बिलावल हाउस और वहाँ जाकर उन्होंने उनसे मदद भी मांगी कि हम कराची के इलेक्शन में आपसे ताउन के लिए आए हैं, और उससे पहले कह चुके थे कि हम इस्तीफ़े भी दे रहे हैं। तो ये जो इस्तीफ़े को मुंसलिक किया गया लॉन्ग मार्च के साथ, ये मेरे ख्याल में एक ऐसी चीज़ थी जिसका जानना बहुत ज़रूरी है कि ये किस तरह हुआ, क्यों हुआ और किसने इसको मुंसलिक किया। इस मरहले पर लॉन्ग मार्च था, लॉन्ग मार्च हो जाता, उसके बाद इतनी राहें खुलती कि ये खुद हैरान होते कि ये कौन सी राहें हमारे लिए खुलती चली जा रही हैं। लेकिन उससे पहले ही लॉन्ग मार्च को ही फिश कर दिया गया और उसको कहा गया जी अब इसको ख़त्म होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में
इसके बारे में भी हमारा जानना ज़रूरी है। और ये अपोजिशन को का फ़र्ज़ है कि वो बताए आवाम को कि ऐसा क्यों हुआ, या आपके ज़ाती इख्तिलाफ़ात की वजह से नुकसान तो पीडीएम को हुआ, लेकिन आवाम का भी और फ़ायदा सबसे ज़्यादा इसका हुकूमत को हुआ। बहुत शुक्रिया नदीम आपका। सिद्दीकुल फारूक साहब, आपका ब्रेक में ले रही हूँ, वापस आऊँगी तो ज़रा बात करेंगे कि कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस की वजह से अब क्या सूरत हाल बन रही है और तालीमी इदारों में क्या सूरत हाल होगी, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। और कोरोना की तीसरी लहर के पेश नज़र हुकूमत ने बड़ा फैसला किया और आज वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने एक मुश्तरका इजलास सदारत करने के बाद एक न्यूज़ ब्रीफ में बताया, क्योंकि पंजाब के कई अजला ऐसे हैं जहाँ पर कोरोना की सूरत हाल बेहतर नहीं है और उन अजला में अब 11 अप्रैल तक स्कूल्स बंद रहेंगे। अलबत्ता उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के भी कुछ अजला में कोरोना का फैलाव है, तो हम बच्चों की जो सेहत है वो हमारी अवरीन तरजीह है, उस पर हम रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन सिंध में और बलूचिस्तान में ये सूरत हाल कदरे बेहतर है, इसलिए वहाँ स्कूल्स बंद करने हैं या नहीं बंद करने हैं ये फैसला वहाँ की सूबाई हुकूमतें करेंगी। इसी बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी साहब। पहले ज़रा मैं उनसे बात कर लेती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका सईद गनी साहब। ज़ाहिर है आज वफाकी हुकूमत ने जो फैसला किया और ये कहा कि कई अजला जहाँ पर वायरस का फैलाव है वहाँ पर स्कूल 11 अप्रैल तक बंद रहेंगे। क्या सिंध हुकूमत भी ऐसा ही आगे मुस्तकबिल में जाके कोई इरादा रखती है? फ़िलहाल तो स्कूल्स खुले हैं, क्या आगे जाके तालीमी इदारे बंद हो सकते हैं सिंध में? देखिए, पहली बात तो ये कि एनसीओसी में भी जो मीटिंग्स होती हैं उसमें पहले पूरे मुल्क में जो कोरोना की सूरत हाल है उस पर पूरी प्रेजेंटेशन दी जाती है और आज के इजलास में जो प्रेजेंटेशन दी गई थी उसमें भी ये बताया गया कि सूबा सिंध में और बलूचिस्तान में सूरत हाल अंडर कंट्रोल है और अल्लाह का शुक्र है कि तशवीश की कोई बात नहीं है। और इससे पहले भी जो मीटिंग हुई थी उसमें जब ये फैसला हुआ कि पंजाब के कुछ अजला में और गालिबन पेशावर में जो इनकी स्प्रिंग वेकेशंस होती हैं उसको अर्ली करने का फैसला किया गया था, तो वो भी इस बुनियाद पर था कि उन डिस्ट्रिक्ट में शरह जो थी केसेस की वो कुछ ज़्यादा थी। ठीक है। लेकिन सूबा सिंध में और बलूचिस्तान में आज भी जो केसेस की शरह है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। अब मैं सईद गनी साहब आपसे मजीद भी बात करती हूँ। सईद गनी साहब, कैम्ब्रिज और ओ लेवल्स के भी एग्जाम्स होने, ओ लेवल ए लेवल के, और इसकी तारीख है 25 अप्रैल, जिसका शफ़क़त महमूद साहब ने कहा कि अब ये एग्ज़ाम मुलतवी नहीं होंगे पिछले साल की तरह और अपने ही मुकर्रर तारीखों पर होंगे। अगर कोरोना गिराफ बढ़ जाता है खुदा ना खास्ता, तो फिर क्या आएगा? क्या फिजिकल इम्तिहान देना ही लाजिम होगा, और देना लाजिम होगा तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा? क्या सोचा है सिंध हुकूमत ने इस मुतालिक? देखिए, एक तो सूबा सिंध में जो शरह है वो 2.6 है और जो आपने बताई वो पूरे मुल्क की और पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा में शायद इससे भी ज़्यादा 8.6 से भी ज़्यादा होगी। हमारे पास कम है। जहाँ तक एग्ज़ाम्स की बात है, देखें अगर तो हालात इसी तरह रहते हैं और केसेस में कोई तशवीशनाक इजाफा नहीं होता तो यकीनन स्कूल्स भी हमारे इसी तरह खुले रहेंगे और एग्ज़ाम्स भी प्रोग्राम के मुताबिक होंगे। लेकिन आज बैठकर मैं ये नहीं कह सकता कि 15 दिन के बाद सूरत हाल क्या होगी, 1 महीने के बाद सूरत हाल क्या होगी। खुदा न खास्ता अगर सूरत हाल इतनी ख़राब होती है कि हमें स्कूल्स बंद करने पड़ते हैं और फिर ज़ाहिर है कि जब बच्चों की तालीम अगर मुकम्मल नहीं होगी, जो हमने कंडेंस एक सिलेबस दिया है वो पूरा नहीं होगा, तो एग्ज़ाम्स भी वक्त पर कराना हमारे लिए मुश्किल होगा। लेकिन एक बात तय है, ये तमाम सूबों के दरमियान भी, वफाक के दरमियान भी, कि इस साल किसी भी सूरत में बग़ैर एग्ज़ाम्स के बच्चे प्रमोट नहीं होंगे। तो अगर वक्त पर एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं तो यकीनन 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जब भी हालात इस काबिल होंगे कि इम्तिहान हो सकें तो हम एग्ज़ाम्स करा देंगे। बाकी कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम्स भी अगर वो अपने शेड्यूल के मुताबिक जाते हैं और उन हालात में, उन दिनों में जब एग्ज़ाम्स होने हैं, यहाँ पर हालात इसी तरह के रहते हैं, स्कूल्स खुले हुए हैं और ये पॉसिबल है कि इम्तिहानात हो सकें, तो हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल वो करवाएं। लेकिन ज़ाहिर है कि स्ट्रिक्ट SOPs जो हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे और जो तरीक़ेकार हुकूमत उनको बताएगी उसके मुताबिक। सईद गनी साहब, कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक हद तक बढ़ रही है, SOPs पर अमल दरामद करना बहुत ज़रूरी है।
अभी क्या इक़दाम सिंध हुकूमत मजीद करने जा रही है कि SOPs पर अमल दरामद कराया जाए आवाम से? देखिए, ये बात तो बिल्कुल तय है कि अगर हमने कोविड को फैलने से बचाना है तो हमें SOPs पर अमल दरामद करना होगा। अच्छा, ये मुमकिन नहीं है कि हुकूमत हर फर्द के ऊपर पुलिसमैन खड़ा करे और ज़बरदस्ती उनके ऊपर SOPs जो है वो इन्फोर्स कराने की कोशिश करे। हमें तमाम शहरियों को कुछ न कुछ ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और जो हमारे ज़िम्मे का काम है हम वो खुद करें। मैं बार बार ये गुजारिश करता रहा हूँ, जो ख़ास तौर पे वालिदैन हैं उन बच्चों के जो स्कूल जाते हैं, कि वो अगर मॉनिटर नहीं करेंगे, ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे कि जहाँ स्कूल में उनके बच्चे जाते हैं वहाँ SOPs फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, जिन गाड़ियों में बच्चे जाते हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल है, तो शायद हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा कि हम हर स्कूल का विज़िट कर सकें, हर गाड़ी को चेक कर सकें। मैंने ये अपील भी की थी वालिदैन से कि बच्चे को कोशिश करें कि अगर मुमकिन है तो वो ख़ुद इनको स्कूल में पिक एंड ड्रॉप भी दें और जिन क्लासेस में वो बैठते हैं उनको जाकर ख़ुद वो ऑब्ज़र्व भी करें, देखें भी कि क्या बच्चे को जो माहौल वहाँ फराहम किया जा रहा है वो SOPs के मुताबिक है कि नहीं है। तो अगर ये तमाम वालिदैन ये एहतियाती तदाबीर ख़ुद थोड़ी सी अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे और बच्चों को भी समझाएंगे तो हम बेहतर तरीके से SOPs को फॉलो कर सकते हैं। दूसरी एक चीज़ ये है कि वैक्सीन आ गई है तो शहरी कोशिश करें कि अभी जिन एज ब्रैकेट्स में जो लोग हैं उनको बताया गया कि वो आकर वैक्सीनेशन करवाएं तो उनको करवाएं। उसके बाद मैं फेडरल गवर्नमेंट से भी गुजारिश करना चाहता हूं कि वो वैक्सीन ख़रीदें भी, ख़ुद भी ख़रीदें, ताकि हमारे मुल्क के वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको हुकूमत जो है वो वैक्सीन फराहम कर सकती है। बहुत शुक्रिया आपका। सईद गनी साहब तालीम गुफ्तगू कर रहे थे, बड़ी अहम गुफ्तगू थी और उन्होंने बताया भी कि अब क्या सोच रही है सिंध हुकूमत ख़ास तौर पे तालीम के हवाले से। और खासा नुकसान हुआ पिछले साल, बच्चों का तालीमी साल का नुकसान हुआ, लेकिन ज़ाहिर बच्चों की सेहत बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं काशिफ मिर्ज़ा साहब, प्रेसिडेंट हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के, और मलिक इब्रार हुसैन, प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन। काशिफ साहब बहुत शुक्रिया। अब आपने सुना कि ज़ाहिर ये तो सिंध की बात थी कि सिंध में क्या होने जा रहा है, लेकिन पंजाब में तो कई अजला में स्कूल्स बंद हो गए हैं और ये 11 अप्रैल तक बंद रहेंगे और आगे जाके भी ये फैसला होगा कि इन स्कूल्स को खोला जाए या नहीं, क्योंकि शरह को और सूरत हाल को देखते हुए ये फैसला किया गया है। आप लोग किस तरह से इस चीज़ को देख रहे हैं? ज़ाहिर बच्चों का, जिस तरह मैंने कहा कि पिछले साल भी तालीमी साल का बहुत नुकसान हुआ, इस साल जो कि पेपर्स भी होने वाले हैं, मार्च में अप्रैल में पेपर्स होते हैं, किस तरीके से आप लोग अपना प्लान कर रहे हैं आगे जाकर चीज़ों का और तालीमी साल और एग्ज़ाम्स के हवाले से? देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक ऐसा टॉपिक है जो आपने बड़ा राइटली हाईलाइट किया है। देखिए, एक चीज होती है जो आपके कंट्रोल में, एक होती है जो आप डिलिबरेटली करते हैं। जो हमने वेव फर्स्ट में एक्सपीरियंस कर लिया था, ये हमारी गवर्नमेंट को चाहिए था कि समझदारी का सबूत देते, और इन्होंने सेकंड वेव इनवाइट की। आपने देखा कि जितने हमारी गवर्नमेंट और जो सियासी पार्टी से बड़े बड़े इज्तिमा किए जो कि अब भी चल रहे हैं। तीसरी वेव भी ये आपने ये क्रिएट नहीं हुई, बल्कि इन्होंने क्रिएट खुद से की है। और आप मुझे एक बात बताएं, जश्न बहारा आप करवा रहे हैं, आप बड़े बड़े इज्तिमा सियासी करवा रहे हैं, लॉन्ग मार्च की बातें हो रही हैं, आप मतलब कौन सी जगह है जहां पे इन्होंने अभी कोई जगह भी जो PMLN के PDM का एक हो रहा है, इज्तिमा हो रहा है 26 को भी, सवाल ये है कि ये एहतियातें किसके लिए? सारा पाकिस्तान खुला है, सारा नजला गिरता है तो फिर तालीमी इदारों पे गिरता है जो SOPs को भरपूर तौर पे इंश्योर कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग। ये वही बातें हैं जो आप पहले भी करते रहे काशिफ साहब, लेकिन जब ऑन बोर्ड आप लोगों को लिया जाता है, जब आप लोगों से बातचीत होती है, तब आप क्या कहते हैं? ये तमाम तर बातें जब आप सामने रखते हैं तो फिर क्या आपको जवाब आता है हुकूमत की तरफ से? पहली बात तो ये जी, ये हुकूमत जिसको हम कहते हैं ये है बादशाह। लोग सिर्फ जो है अपनी जी हजूरी वाले लोगों को सुनते हैं। स्टेक होल्डर जो मैटर करते हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज को, फैक्ट्स को समझते हैं, उनको तो ये इनवाइट नहीं करते। अच्छा, जब इनको ये बात रियलाइज करवाई जाती है तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे 7.5 करोड़ बच्चे की तालीम मुतासर हुई है। 2.5 करोड़ पहले आउट ऑफ स्कूल था, 5 करोड़ जो स्कूल पब्लिक और प्राइवेट में पढ़ रहा था उनको भी इन्होंने मुतासर किया है। ये हमें छोड़े, ये तो WHO की, यूनिसेफ, WHO, वर्ल्ड बैंक और UNO की एडवाइजरी को नहीं मान रहे, जिनका ये कहना है कि 36 लाख में से एक बच्चे के मुतासिर होने का खर्चा। और यहाँ तक UNO ने कहा
कि कोविड से बड़ा लेकिन बच्चे करियर हो सकते हैं काशिफ साहब, बच्चे करियर बन रहे हैं। हमारी कई डॉक्टर से बात हुई कि बच्चों में शायद वायरस उस तरीके से नहीं है, लेकिन बच्चे करियर हैं और कई बच्चों से वालिदैन को ये वायरस मुंतकिल हुआ है। बिल्कुल आपकी बात भी अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है कि वायरस बच्चों से बड़ों तक ट्रांसफर जरूर हो रहा है। आपका पॉइंट आया, मैं वापस आऊंगी आपकी जाने मलिक इब्रार हुसैन साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। मलिक इब्रार साहब, आपका भी यही इख्तिलाफ है कि हुकूमत बादशाही की तरह फैसले सादिर करती है, आप लोगों को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, बच्चों के तालीमी साल का जो नुकसान हुआ है उसको कवर करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मेरा भी यही ख्याल है। उसकी वजह यह है कि आप देखें, कभी भी इन्होंने, जो हम 60% से ज्यादा बच्चे हमारे निजी तालीमी इदारों में पढ़ते हैं, इन्होंने कभी हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया। हम मेन स्टेक होल्डर हैं और इन्हें चाहिए था कि अहम फैसले करते हुए हमें ऑन बोर्ड लेते। अचानक ये फैसले कर देते हैं और ग्राउंड रियलिटीज के बिल्कुल मुतसादिम ये फैसले कर देते हैं। आपको मैं एक और बात बताऊं कि आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक पाकिस्तान में हुक्मरान और इनके मुशीर वजीर 160% महंगी कोरोना की जो वैक्सीन है वो बेचने की कोशिशों में मसरूफ है। इन्हें इस चीज का अंदाजा नहीं है कि 1 साल से तालीम के साथ जो इन्होंने खिलवाड़ किया है और अब ये बच्चों को बाहर पढ़ाने के आगे बच्चों से इम्तिहान। अच्छा मलिक साहब ये बताइए, अब ये ऑनलाइन हो रही है पढ़ाई, एक बार फिर से ऑनलाइन शुरू हो गई है, बच्चों ने पिछली बार भी ये एहतजाज किया कि जब ऑनलाइन पढ़ाया तो फिर ऑनलाइन एग्जाम हो, क्या इस बार ज़ाहिर हुकूमत तो कह चुकी है ऐसा नहीं होगा, ना इम्तिहान मुलतवी होंगे, फिजिकल एग्जाम होंगे, ये कैसे मुमकिन होगा कि बच्चे ऑनलाइन पढ़ के फिजिकल एग्जाम दें? देखिए, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में ऑनलाइन स्टडीज का जो ड्यूरेशन है या जो तजर्बा है ये बिल्कुल नाकाम है। इन्होंने टेली टीवी भी शुरू किया, वो भी नाकाम हो गया। आपके बड़े बड़े शहरों में भी नेट के सिग्नल्स नहीं होते और ये सिर्फ 4-5% वालिदैन नेट अफोर्ड करते हैं और उनको ये सहूलियात मुयसर होती हैं। आपके पाकिस्तान के 50% से ज्यादा इलाकों में तो नेट की सहूलियात ही नहीं होती। फिर जिन वालिदैन के बच्चे ज्यादा होते हैं, हर बच्चे के लिए वो लैपटॉप या एंड्रॉयड मोबाइल वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते और बच्चों का इंटरेस्ट इस तरह क्लासेस में बिल्कुल नहीं रहता और ये मुमकिन नहीं होता कि बच्चे प्रॉपर अपनी एजुकेशन कैरी ऑन रख सकें। अब तो वालिदैन भी बहुत ज्यादा फेड अप हो चुके हैं। सही बात है। देखते हैं कि हुकूमत की इन पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन दुनिया में अपनी मिसाल आप बनते जा रहे हैं और पाकिस्तान दुनिया की 130 ममालिक की फहरिस्त में 124वें नंबर पे आ चुका है। सही बात है। वैसे ही हमारा लिटरेसी रेट जो है वो इतना खराब है। हमें अगर तालीम पर तवज्जो देनी है, अपने हर बच्चे को पढ़ाना है, जो कि बच्चों का बुनियादी हक है, पूरे आपके पूरे मुल्क के बच्चों का बुनियादी हक है कि हर बच्चा तालीम हासिल करे। लेकिन ये बात भी सही है कि कोरोना की सूरत हाल में कई बच्चे ऐसे हैं जिनको वालिदैन अब स्कूलों से उठा चुके हैं और वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं। इस पर भी ज़रा मैं बात करूँगी, लेकिन लगाई साहब का मौके पर। लगाई साहब, आप क्या समझते हैं, ज़ाहिर स्कूल्स के जो मालिकान हैं, जो स्कूल्स की तमाम तरह जो फेडरेशन हैं, उनका अपना मौक़िफ़ है, हुकूमत का अपना मौक़िफ़ है, डॉक्टर्स का अपना मौक़िफ़ है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान इसका किस में हो रहा है? नहीं, मेरा ख्याल है कि तालीम का हम बहुत ज़्यादा नुकसान कर चुके हैं। वैसे भी हम तालीम में दुनिया में बहुत ज़्यादा पीछे हैं। हम अपना जो शरह खानगी बताते हैं वो हमारा शरह खानगी ऐसे है नहीं पाकिस्तान में। जो हम वैसे भी फ़ीकस शरह आमदनी हम बताते हैं कि जनाब हम इतने डॉलर फ़ीकस शरह आमदनी, कहाँ हैं लोगों के पास इतने। आपके पास अगर एक आदमी के पास 1 करोड़ रुपए हैं महाना के और एक आदमी के पास 300 रुपए हैं, उसकी क्या शरह निकालेंगे बैठकर? यही है, पाकिस्तान के लोगों के पास नहीं है एजुकेशन। अगर आप एजुकेशन को इस तरह से लेंगे कि जनाब ठीक है जी, बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन पढ़ें, तो ऑनलाइन बच्चे कैसे जाकर पढ़ सकते हैं? जैसे बताया गया, एक हमारे मोहतरम ने बताया है कि जी ना लोगों के पास वो फ़ोन है। एक आदमी के 6 बच्चे स्कूल में जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं या स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो उनके पास कहाँ से इतने लैपटॉप होंगे, कहाँ से इतने वो होंगे आपके पास वो। तो आपको लगता है ये हुकूमत का फैसला गलत है? हुकूमत को स्कूल तालीमी इदारे बंद नहीं करने चाहिए? मेरा ख्याल है कि SOPs की पूरी वो निगरानी होनी चाहिए, SOPs का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए और बच्चों की तालीम को जारी रखना चाहिए। सही। और इस तरह से होगा ये कि हम और वैक्सीनेशन भी, वैक्सीन आ रही है और हुकूमत, ये भी एक ख़तरनाक बात है कि एक आपको मुफ्त मिल रही है तो भी आप बेच रहे होंगे। और अगर वो रूसी वैक्सीन है जिसकी कीमत ड्रेप ने ज़ाहिर मुकर्रर की है
और उसको काबीना में भेजा गया है। काबीना ने उसकी कीमत को कम भी किया है। अब देखते हैं कि हुकूमत इस पर क्या फैसला करती है, कि बिल्कुल अलग टॉपिक है। काशिफ साहब ज़रा ये मुझे बताइएगा, एक एतराज़ आपका जो हुकूमत से इख्तलाफ है, एक वालिदैन का भी इख्तलाफ है। वो इख्तलाफ ये है कि स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उन्होंने पहले तो हुकूमत के कहने पर अपनी फ़ीस को कम किया, उस पर डिस्काउंट किया 20%, लेकिन जब से स्कूल्स खुले वो वापस ले लिया गया। अभी भी एक तरह से देखा जाए तो ऑनलाइन ही तालीम बच्चे हासिल कर रहे हैं, लेकिन उतनी भारी भरकम फीसें देने पर वालिदैन मजबूर हैं। आपको पता है कई कारोबार ख़त्म हो गए, लोगों की नौकरियाँ ख़त्म हो गई इस कोविड के बाइस। तो क्या स्कूल्स को भी रहम नहीं करना चाहिए कि बच्चों के माँ बाप पर थोड़ा रहम करें, थोड़ी फीसों में कमी कर दें ताकि माँ बाप भी अफोर्ड कर सकें और बच्चों को पढ़ाएं, निकालें ना स्कूल से फिर? अच्छा, इसमें मैं एक गुजारिश करूं, जो भी पहले आपने डिस्कशन की, जो WHO की एडवाइजरी थी वो हमारे डॉक्टर्स की एडवाइजरी से खासी ऊपर है, और अभी तक एक भी ऐसा केस सामने नहीं आया कि बच्चे करियर हुए, इफेक्टिव नहीं हुए। तो करियर होने का तो सवाल ही, एक बहुत बड़ी मिथ क्रिएट की गई है, अदरवाइज इसका हकीकत या डाटा के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अब मैं आ जाता हूँ आपकी दूसरी बात से। जब आपके पास ऑनलाइन फैसिलिटी टोटल 2% एलीट तबके के पास है, जिनकी औलादें जहाँ पे उम्रा और गुजरा की औलादें पढ़ती हैं, वहां तक तो तालीम उनको मिल रही है। ठीक है। आम इंसान का जो बच्चा है, जो हमारा 5 करोड़ बच्चा है, उसके पास तो ना उसके पास लिखने के लिए कुछ नहीं है, किताबें नहीं है खरीदने के लिए, उसके पास ना कपड़े ना जूते हैं। हम उनकी बात करते हैं, हम सर आप उनकी ही बात कर रहे हैं। मैं भी उन्हीं से मुतालिक सवाल पूछ रही हूँ कि क्या आप लोग उन पर इतना भी रहम नहीं करेंगे कि अगर उनके बच्चे ऑनलाइन ले रहे हैं एजुकेशन तो उनकी भी आप फीस कम कर दें? जी, मैं उसी रहम के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। पूरे पाकिस्तान में वाहद एजुकेशन, और एजुकेशन में भी सिर्फ स्कूल एजुकेशन एक ऐसी जगह थी जहां पे ये गैर कानूनी, एक इन्होंने कहा जी आप 20% कम करें, उसके ऊपर हमारे जो वजीर जहालत जितने थे, इन्होंने खड़े होकर छलांगे मारनी शुरू की कि जनाब पेरेंट्स जब तक 20% कम ना करें आप फीस अदा ना करें। नतीजा उसका सुन ले क्या हुआ कि पेरेंट्स ने फीस अदा करना बंद कर दी। नतीजा ये हुआ कि मेरा 7.5 लाख जो टीचर है वो मुकम्मल बेरोजगार हुआ। 10,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए। कैश फ्लो बंद होने से हुआ क्या कि आपने स्कूल एजुकेशन वो भी प्राइवेट स्कूल के ऊपर लगाया, हालांकि गवर्नमेंट के अपने कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट। सर आप भी जानते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स की, गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस क्या होती है? थोड़ा सा हम गैर जज्बाती होकर बात करें, और जमीन आसमान का फर्क है। अभी जो हम वजीर जिहालत या इस तरह के इस्तेलाह इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें ऐसे नहीं करनी चाहिए। मैं नहीं, आप देखें, आप बहुत काशिफ साहब आप पढ़े लिखे हैं, और आप बात तो सुन लें सर बात। हमारा 2.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल हुआ जो वापस नहीं आज तक आया। हमारा 7 लाख टीचर ये छोड़ चुका है। सवाल तो ये ही सूरत हाल दूसरी तरफ भी है। कई वालिदैन बच्चों के ऐसे हैं जो बेरोजगार हो गए। काशिफ साहब मैं सुनेगी तो मैं गुजारिश करूंगा ना, और प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ने ना सिर्फ ये बल्कि हमने 25 करोड़ के साथ एक रिलीफ फंड बनाया और डिजर्विंग बच्चों के लिए कि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते थे, डायरेक्टली info@pakistanprivateschool.com पे वो अपनी अप्लाई करें। हमने उन बच्चों को 25 करोड़ से ज्यादा का बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके वालिदैन अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर कुछ वालिदैन ने नहीं दी फीस, सर सवाल सुन लें, काशिफ साहब सवाल सुन लें, लेकिन आपने टीचर्स को फीसें नहीं दी। मैं खुद ऐसी कई टीचर्स को जानती हूँ जिन्होंने ये कंप्लेन की कि हमें हमारी तनख्वाह मिली ही नहीं, स्कूल मालिकान ने हमारी तनख्वाह नहीं दी हमें, ये कहकर के वालिदैन ने हमें फीस नहीं दी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो लोग थे, इन लोगों ने तो ऑनलाइन जो फीस कलेक्ट की है, जो ये आपके 2% एलीट स्कूल थे, उन्होंने फीस भी कलेक्ट की, उन्होंने तनख्वाहें भी दी। बाकी तो हमारे इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ही बंद कर दिए, और नतीजा ये हुआ कि वो टीचर भी बेरोजगार हुआ, 10,000 स्कूल भी बंद हुआ, 2.5 करोड़ बच्चा मुस्तकिल ये फील्ड छोड़ चुका है। यूनिसेफ कह रहा है कि पाकिस्तान के 4 करोड़ बच्चों की तालीम मुस्तकिल मुतासिर हो गई है। ये वो बच्चे हैं जो कि तालीमी इदारों में वापस नहीं आ रहे, और एक ताबू 6 माह अगर बच्चा आउट ऑफ स्कूल होगा उसको 8 से 10 साल चाहिए रिकवरी के लिए, और ये 25 ये आर्टिकल स्टेट रिस्पांसिबिलिटी। ये सारी चीजें बिल्कुल सही हैं। बहुत शुक्रिया काशिफ मिर्जा साहब आपका, मलिक इब्रार साहब, नज़ीर लगारी साहब। लेकिन मैं चाहूंगी अपने प्रोग्राम को क्लोज करते हुए कि हुकूमत का भी काम है कि कोरोना की सूरत हाल को देखते हुए सिर्फ तालीमी इदारे ना बंद करे। बच्चों का तालीमी साल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो प्राइवेट स्कूल माफिया है, लफ्ज़ मैं इस्तेमाल इसलिए करूँगी वाकई क्योंकि मैं खुद भी वालिदैन हूँ, मैं खुद भुगतती हूँ। हमें बच्चों की हज़ारों लाखों रुपए फीस देनी होती है, लेकिन तालीम है कि वही ऑनलाइन। तो तमाम लोगों को इस पर सोचना होगा, और हुकूमत को भी देखना होगा कि कौन इसमें अपना फ़ायदा देख रहा है। नुकसान हो रहा है तो सिर्फ बच्चों का, उनकी तालीम का। इसके साथ ही इंशाल्लाह आपसे होगी कल मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।